ओके बेटा, तो जो यहाँ पे देखिए ये जो अब मैंने आपसे बोला था कि हम लोग 2024 का पेपर सॉल्व करेंगे मार्कशीट का, तो ये कि पेपर मैंने निकाल लिया है यहाँ पे, और हम लोग इसमें जितनी भी क्वेरीज आई हैं, आपको पता है पैटर्न मैंने बताया ही है कि दैट वी हैव 20 क्वेरीज ऑफ कंप्यूटर, ओके, एंड इट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, है ना, आखिरी पार्ट होगा। तो यहाँ जो क्वेरीज हैं इनको अब हम लोग यहाँ पे 1 बाई 1 यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन कौन से टॉपिक की क्या लेवल है। ठीक है, जैसे देखिए पहली क्वेरी से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, क्या पूछा है ना, द क्लैरिटी ऑफ एन इमेज ऑन द स्क्रीन मीजर्स इन पिक्सल। हम सबको पता है, ठीक है ना, कि भाई जो भी मॉनिटर पे जो भी पिक्चर आती है, तो ठीक है, तो उसकी जो यूनिट होती है मेजरमेंट की वो क्या होती है, पिक्सल होती है। क्या होते हैं पिक्सल, डॉट्स होते हैं। आपकी मॉनिटर के ऊपर जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे यानी जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे, पिक्चर की क्लैरिटी उतनी ज़्यादा होती है। और ये जो नंबर ऑफ जो डॉट्स होते हैं पर इंच, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन, ठीक है ना। तो बेटा बहुत ही यहाँ पे इनकी जो क्वेरी है वो बहुत ही अच्छी क्वेरी है। वो कह रहे हैं कि आप ये बताइए, ठीक है, कि जब भी द क्लैरिटी ऑफ एन इमेज ऑन द स्क्रीन मीजर्स इन पिक्सल, ओके, द हायर डैश्ड द मोर पिक्सल एंड क्लियर द इमेज। तो अभी मैंने आपसे बताया कि जो नंबर ऑफ डॉट जितने ज़्यादा होंगे, और नंबर ऑफ डॉट जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्शन बी पे दे रखा है रिजोल्यूशन, ओके ना। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक में आपका जो आंसर होगा दैट विल बी द रिजोल्यूशन। ठीक है, कि जितना ज़्यादा आपके मॉनिटर का रिजोल्यूशन होगा हमारी इमेज उतनी ही क्लियर होगी। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नंबर 2 पे, सेकंड क्वेरी देखते हैं नेक्स्ट। अ डैश कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ कमांड फ्रॉम विच अ यूजर कैन मेक सिलेक्शन। ठीक है, कहाँ की बात हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। फाइल, आइकन, विंडो एंड मेनू। ठीक है, यानी कि एक फाइल के अंदर बहुत सारे लिस्ट ऑफ कमांड होते हैं। एक आइकन के अंदर, एक आइकन तो एक ही कमांड एग्जीक्यूट करता है। विंडो के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और मेनू, तो आप यहाँ पे बड़े आराम से अपना ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मेनू तो बहुत ही मॉडरेट लेवल की, बहुत ही सिंपल सी क्वेरी है। आई होप ये क्वेरी ऐसी जिसका आंसर सब लोग बड़े इजीली कर लेंगे, है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेरी क्या दी है, नंबर 3। ये देखिए, ये क्वेरी आपकी आ गई कहाँ से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से भी देखिए 2-3 क्वेरीज यहाँ पे पूछ ली गई हैं। द पोर्शन ऑफ द प्रोसेस शेड्यूलर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट क्या कर रहा है, दैट सेंड द प्रोसेसेस इज कंसर्न विद। कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वो जो प्रोसेस शेड्यूलर होता है, ठीक है, उसका काम क्या होता है। देखिए यहाँ पे, असाइनिंग रेडी प्रोसेसेस टू द वेटिंग क्यू। ठीक है, यानी कि देखिए जो आपको पता है बेटा, जो प्रोसेस होती हैं उनकी कई बहुत सारी होती हैं, है ना। पहली जो स्टेट होती है क्या होती है, रेडी होती है, फिर उसको एग्जीक्यूशन के लिए भेजा जाता है। ठीक है, फिर कई बार क्या होता है, उनको इन एंड आउट भी होते हैं, उनको वेटिंग क्यू में भी लगना पड़ता है। ठीक है, और फिर उनको लास्ट में टर्मिनेट भी किया जाता है। तो ऐसे करके क्या है, हमें पता है कि कई उनकी लाइफ में, एक प्रोसेस की लाइफ में बहुत सारी स्टेज होती हैं। तो जो प्रोसेस शेड्यूलर का काम क्या है, ठीक है, ये जो रेडी हमारी प्रोसेस है, ठीक है, उसको सीपीयू की तरफ भेजने का काम करता है। ठीक है, सो दैट द सीपीयू कैन एग्जीक्यूट दैट प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सारे ऑप्शन देखो तो वेटिंग क्यू पे नहीं भेजता, ब्लॉक्ड क्यू नो, क्या सीपीयू को भेजता है। चलिए इसको अपने आंसर में रखते हैं। और असाइनिंग रेडी प्रोसेसेस टू द ब्लॉक्ड क्यू, अरे ये तो पहले भी था। अच्छा, ये तो यहाँ था रनिंग और यहाँ है रेडी। ठीक है, तो नो। तो यानी आप देखो तो मेरा जो सही आंसर है वो बेटा नंबर 3 वाला ही है। ठीक है, मैं सी के साथ जाऊँगा कि जो रेडी प्रोसेसेस हैं उनको सीपीयू को भेजना, सो दैट दे कैन गेट सम टाइम फ्रॉम द सीपीयू टू रन देम और टू एग्जीक्यूट देम। ठीक है, इसके बाद चलिए और आगे देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट निगेटिव इम्पैक्ट टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज, कह रहे हैं कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का एक बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। ठीक है, तो क्या इम्पैक्ट होता है, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन है भाई, टेलीफोन, कह रहे हैं कि भाई जो टेलीफोन कॉल है और ईमेल है इंडिविजुअल स्टाफ की, ये बड़ा परेशान करती हैं। अच्छा, वेस्टेड मैन आवर्स, कह रहे हैं कि बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है भाई, वाह। द टेक्निकल प्रॉब्लम हिचेज और इंटरप्शंस दैट ब्रिंग द होल वर्क स्पेस टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट।
हाँ ये होता है। स्टाफ एब्सेंट फ्रॉम द वर्क प्लेस, भाई कहीं भी हो, अपने घर में भी हो, काम तो कर ही रहा है ना। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यही तो फ़ायदा है कि आप कहीं पे भी कार में चल रहे हैं, प्लेन में बैठे हैं, काम चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लॉस थोड़ी मानेंगे। हाँ ये एक प्रॉब्लम है कि जब हम पूरा कंप्यूटर के ऊपर जब डिपेंडेंट हो जाते हैं तो क्या होता है कि कोई भी अगर एक टेक्निकल ग्लिच आ गया, जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा था, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे एक थोड़ा सा आया था ग्लिच और पूरे वर्ल्ड में फ़्लाइट और सब पूरा जो है तहस नहस हो गया था सिस्टम, है ना। तो ये तो एक प्रॉब्लम है कि पूरा वर्ल्ड एक तरह से रुक जाए अगर कंप्यूटर सिस्टम काम करना बंद कर दें आज की डेट में, क्योंकि हम लोग हर चीज़ के ऊपर इसके ऊपर डिपेंड हैं। आपको पता है आज की डेट में क्या होता है, फेसबुक का सर्वर, ठीक है, या गूगल का सर्वर 5 मिनट के लिए भी बंद होता है तो वो एक हेडलाइन बनती है, अगले दिन पेपर के न्यूज़ में आता है कि कल भाई फेसबुक 15 मिनट के लिए डाउन हो गया था, व्हाट्सएप डाउन हो गया था, है ना। तो ये एक चीज़ है कि सारे काम रुक जाते हैं, हम लोग इतने डिपेंडेंट हैं अपने कंप्यूटर्स के ऊपर, ठीक है। इसके बाद देखिए अगली क्वेरी। तो अब तक देखिए हम लोग थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर के आसपास घूम रहे थे, जो क्वेरीज आई थी, लेवल आपने देख लिया होगा, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेरीज हैं। अब आइए नेक्स्ट क्या बोला है, परफॉर्म द टूज कॉम्प्लीमेंट एडिशन ऑफ टू नेगेटिव नंबर 11101, ठीक है। तो ये देखिए एक नंबर दिया है 11011 और सेकंड नंबर है, सॉरी नंबर मैंने रॉन्ग लिख लिया है, क्या नंबर है 1111101 और अगला नंबर दिया है 11110। क्या है कि भैया इन दोनों को सम कर दो। तो बहुत ही सिंपल सी क्वेरी है, दोनों को आराम से सम कर लीजिए। 1 आएगा, 1 + 0 1 आएगा। आपको अगर नंबर सिस्टम आता है तो बहुत ही इजी क्वेरी है। 0 + 1 1 आएगा, 1 और 1 10, 0 कैरी जाएगी 1, 111 11 कैरी गई 1, 111 11 कैरी गई 1, ठीक है। तो ये देखिए ये बेटा मेरा यहाँ पे नीचे आंसर आ गया है। अगर आप इसको 5 बिट में अगर केवल कंसीडर करें, क्योंकि दोनों नंबर इन्होंने दे रखे हैं 5 बिट में और जो आंसर यहाँ लिखे हैं वो भी लिखे हैं 5 बिट में, तो मैं यानी जो ये जो कैरी आई है लास्ट में, इसको अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ तो ये देखिए आपका जो आंसर है दैट इज़ 11011, है ना। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ बड़े इजीली जा सकता हूँ। तो बहुत ही सिंपल क्वेरी है, खाली 2 बाइनरी नंबर को ऐड करना था। तो आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इसके बाद आइए अगली क्वेरी, ये भी बहुत ईजी है। एक बाइनरी नंबर दिया है, कहा है कि बताइए इसका ऑक्टल क्या होगा। तो ये तो बहुत ही क्वेरी है केवल आपके लिए सेकंड्स के लिए। अगर आपने क्लासेस की हैं प्रॉपरली तो आपको पता है कि कैसे करना है। मैंने क्या सिखाया आपको, पूरी कोई मैथ नहीं लगानी है, ठीक है। अपने बाइनरी नंबर को नोट करिए 01101 और मैंने क्या कहता बाइनरी को अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो टेबल, ठीक है ना, टेबल का यूज़ करिए। क्या बताया था मैंने, 3 3 के पेयर बनाइए, ठीक है। पर यहाँ क्या देख रहे हैं, जो लास्ट वाले में केवल 2 ही आएंगे तो एक 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो बस ये आपके पास 2 यहाँ पे पेयर बन गया। पहला क्या आया 001, ये क्या होता है बेटा 1 होता है। और अगला नंबर देखिए क्या है 101, ये क्या है बाइनरी है। इसको आप क्या करिए ऑक्टल में या डेसिमल में आराम से कर लो कन्वर्ट, तो क्या आएगा ये 5 आएगा। तो यानी मेरा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 15। तो देखिए 15 इज द ऑप्शन ए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेरी है और इसमें केवल आपका काम खाली सेकंड्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है। 30 सेकंड के अंदर ये क्वेरी आपकी सॉल्व हो जानी चाहिए। और क्यों, क्योंकि इसमें हम कोई लंबी टेक्निक नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। लंबी टेक्निक आप जानते हो, जो मैंने आपको बताया है क्या, ट्रेडिशनल अप्रोच जो क्लास में सिखाई थी कि क्या करो, पहले पूरे बाइनरी नंबर को 10 के बेस में कन्वर्ट करो, फिर 10 के बेस पे आंसर आएगा, फिर आप उसको क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो इतना लंबा नहीं जाना है। मैंने कहा कि यही क्वेरी हमारे लिए टाइम सेवर है, जिसकी हम अपनी बाकी क्वेरीज को अपना और ज़्यादा टाइम दे सकें, है ना। तो इनमें आपको सेकेंड्स में काम करना है, ठीक है। और आइए देखिए फिर क्या बोला है 1 मिलियन साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। 1 मिलियन कितना होता है भाई 10 लाख, ठीक है। 10 लाख का मतलब 10 की पावर 6, ठीक। तो ये होता है, बोला है 1 मिलियन साइकिल्स, ठीक है, पर सेकेंड इज, बोले कह रहे हैं कि क्या होता है, ठीक है। सर्वर होता है, प्रोग्राम होता है, गीगा हर्ट्ज होता है, मेगा हर्ट्ज होता है, खैर। तो चलिए पहली बात तो यहाँ पे समझिए
कि ये सर्वर एंड प्रोग्राम तो नहीं होता है, आंसर इसमें क्या होगा एक्चुअली मेगाहर्ट्ज। ठीक है, मेरा जो आंसर है वो क्या है मेगाहर्ट्ज। पहले बात तो ये समझ लीजिए। अब ये क्या है इसका मतलब पहले ये भी थोड़ा सा देख लो। ठीक है, देखिए जब मैं कहता हूँ 1 मिलियन साइकिल, तो यानी कहने का ये मतलब है कि कोई भी एक प्रोसेसर है, कोई भी सीपीयू है या कोई भी क्लॉक है, ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी मेजर करता है कि एक सेकंड में कितने काम हो रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड में कितने काम हो सकते हैं। ठीक है ना, तो बता रहा है कि 1 मिलियन साइकिल यानी कि मैं 10 लाख जो है बिट डेटा यहाँ पे प्रोसेस कर सकता हूँ एक सेकंड के अंदर। क्लियर है, तो ये मेजर करता है फ्रीक्वेंसी। ये हमारे जो है सीपीयू की क्लॉक भी हो सकती है। ठीक है, या हमारे जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं वहाँ पे जो चेंज होते हैं स्टेटस, वहाँ पे भी क्लॉक का जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है। ठीक है, तो जो पर सेकंड कितने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो सकते हैं पर सेकंड, मतलब क्या कैपेसिटी हम लोग जो मीज़र करते हैं, फ्रीक्वेंसी मीज़र करते हैं, उसको हम लोग हर्ट्ज में करते हैं। और 10 की पावर जो 6 है ये क्या है मेरा मेगा हर्ट्ज में मीज़र होता है। और अगर 10 की पावर 9 कर दें यानी इसी का 1000 टाइम और कर दोगे 1, अगर क्या बोल देते हैं ये लोग 1 बिलियन। ठीक है, तो ये क्या बन जाता आपका गीगा हर्ट्ज बन जाता। ठीक है, तो 10 की पावर जब 9 हो जाती है बेटा तो ये क्या बन जाता है आपका गीगा हर्ट्ज बन जाता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारी क्वेरी। इसके बाद और देखते हैं क्या बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट द रॉ अनऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगलेस फैक्ट्स। ठीक है, दैट आर इनपुटेड टू अ कंप्यूटर। बोले कि कंप्यूटर में जो आप जो है रॉ फैक्ट जो इनपुट करते हैं, तो ये तो बहुत ईजी है। हम लोग जब कंप्यूटर बेसिक जब सीखना शुरू करते हैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही सिखाया जाता है कि कंप्यूटर का काम क्या होता है, टू एक्सेप्ट द रॉ फैक्ट एंड प्रोसेस इट टू अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। कि हम क्या करते हैं, इसको हम रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो जो रॉ फैक्ट्स हैं, ठीक है ना, इसको हम इसके लिए जो टर्म यूज़ होता है कंप्यूटर में क्या यूज़ होता है डेटा। ठीक है ना, तो जो आपका जो सी वाला जो होगा ऑप्शन दैट विल बी द करेक्ट वन। बहुत ही इजी क्वेरी है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आइए, डैश हेल्प्स एम्प्लॉयज यूज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू वर्क फ्रॉम होम और ड्यूरिंग बिजनेस ट्रेवल एंड आर लिंक्ड बाय द नेटवर्क टू द ऑफिस। कहने के नीचे कौन सी फैसिलिटी हम लोग यूज़ करते हैं या हमारे एम्प्लॉयज़ यूज़ करते हैं कि वो कहीं पे भी रहें रिमोट प्लेस पे एंड दे कैन वर्क। ठीक है ना, तो आप देखो क्या क्या ऑप्शन दिए हैं कि उनको हैकर होना चाहिए, या वो अपने सिस्टम में एक स्पाईवेयर यूज कर रहे हो, या टेली कम्यूटिंग कर रहे हो, या सर्वर कर रहे हो। तो आपको पता है ना ये सारी जो चीज़ें जो बोली गई हैं वो तभी पॉसिबल है जब हम यहाँ पे टेली कम्यूटिंग कर रहे हो, है ना, यानी दूर से बैठ के भी काम कर सकते हो। तो ये बाकी सब चीज़ें ये फालतू की हैं। ठीक है, इनका कोई मतलब नहीं है। तो देखिए क्वेरीज बड़ी इजी आ रही हैं। ये लीजिए 1000 MB और 1 बिलियन बाइट इज वॉट। समझ गए, तो बहुत ही इजी क्वेरी है। ठीक है ना, तो आपको पता है भाई कि क्या होता है 1000 बाइट जो होती हैं वो क्या बनाती हैं 1 KB बनाती हैं। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है 1000 KB आपका क्या बन जाता है 1 MB बन जाता है, 1 मेगाबाइट। और फिर 1000 अगर मेगाबाइट है तो ये क्या बन जाता है 1 GB बन जाता है। ठीक है, गीगाबाइट। तो देखिए आपको मिल गया अपना आंसर। ठीक है, ये चीज़ अब आप में से काफ़ी लोग होंगे सरप्राइज कि सर ये क्या लिख रहे हैं, ऐसा थोड़ी कुछ होता है। ठीक है, क्यों क्यों, और ये बात सही भी है ना, ये बात सही भी है कि देखिए अगर जब हम 10 की पावर पे जब चीज़ें लिखते हैं तो क्या होता है 10 की पावर 3। ठीक है, ये क्या है आपका 10 की पावर 6 हो गया, और ये क्या हो गया 10 की पावर 9 हो गया। क्लियर है, क्यों, क्योंकि आप 1000 मान के चल रहे हो सारी कहानी। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दो ये क्या है बेटा 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9 बाइट्स। ठीक है, बाइट्स। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो 10 की पावर 9 ये देखिए यहाँ पे क्या है 1 बिलियन बाइट।
तो ये क्या बन रहा है आपका 1 GB तैयार हो रहा है। पर आपको पता है ना, जो कंप्यूटर में जो मेजरमेंट होती है 1000 में थोड़ी होती है। ये क्या है, ये तो हम लोगों ने ऐसी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली है। आपको पता है जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1024 बाइट, है ना। 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB, 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB। और ये जो 1024 जो है ये हमारा क्या चलता है, 2 की पावर 10 के हिसाब से चलता है, ठीक है ना। 2 की पावर 10 जो बाइट्स होती हैं ये क्या बनाती हैं, 1 KB बनाती हैं। MB क्या होता है, 2 की पावर 20। आप देखो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। और GB क्या होता है, 2 की पावर 30। तो हम लोग इसको 2 की पावर में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 की पावर 10, 2 की पावर 20 एंड 2 रेज़ टू द पावर 30। और 10 की पावर पे जब आते हैं तो हम लोग 1000 से कैलकुलेशन करते हैं, और 10 की पावर 3, 10 की पावर 6 और 10 की पावर 9। तो खैर मेरा जो आंसर है यहाँ पे क्या था, गीगाबाइट था। और बेटा ये जो आपको जो मेमोरी यूनिट्स है ना, बड़े अच्छे से आनी चाहिए। क्यों, आप कोई भी पेपर पिक कर लो, आपको एक क्वेरी तो 100% वो यहाँ से पूछते ही पूछते हैं। तो जितनी भी मेमोरी यूनिट्स हैं, ठीक है, आपको सब आनी चाहिए, और उनको 2 की पावर और 10 की पावर पे रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़िए, देखिए क्या है, अ हैकर दैट चेंजेस और फॉर्जेस इंफॉर्मेशन इन एन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इज एंगेजिंग इन। कह रहे हैं कि कोई एक जो है पर्सन है, सिंपल कोई पर्सन, जरूरी नहीं कि आप हैकर हो, ठीक है, आप एक नॉर्मल यूज़र हो। कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो कि किसी भी एक जो है कहीं पे कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन इनपुट कर रहे हो, ठीक है। ऑनलाइन कोई जो है फॉर्म है, ऑनलाइन कोई इंक्वायरी है, कुछ भी है, आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक जो है रियल इंफॉर्मेशन इनपुट नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, फॉर्जिंग कर रहे हैं। यू आर इनपुटिंग द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो कह रहे हैं इसको क्या बोला जाता है। नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं कि भैया सर्विस के लिए मना करना, एक स्निफिंग नाम से ऑप्शन दे रखा है, टेररिज्म दे रखा है। तो भाई रॉन्ग इंफॉर्मेशन डालने का मतलब ये तो नहीं होता है, ठीक है। इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा डिडलिंग, ये होता है। क्या होता है कि आप अपनी रॉन्ग जो है डेट ऑफ बर्थ इनपुट कर रहे हैं कि मैं अभी 18 ईयर से कम हूँ, या आप 18 ईयर से कम हैं और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा बढ़ा के लिख रहे हैं कि भाई मुझको जो है लाइसेंस जल्दी मिल जाए, ड्राइविंग लाइसेंस। अभी आप हुए हैं 17 ईयर के और आपने अपनी एज जो डेट ऑफ बर्थ जो है 1 साल बढ़ा के या 2 साल बढ़ा के इनपुट कर रहे हैं। इनकम टैक्स फाइल कर रहे हो आप, तो जानबूझ के अपनी जो प्रॉफिट्स हैं उनको आप हाइड कर रहे हो और अपनी जो इनकम हुई है उसको कम शो कर रहे हो, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी फॉर्जिंग कर रहे हैं, यू आर इनपुटिंग द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो ये जो सब चीज़ें होती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डेटा डिडलिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाकी के बारे में आप जानते ही हो। ये लीजिए आ गया एक सी का प्रोग्राम, ठीक है ना। क्या दिया देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल है, अच्छा एक ग्लोबल वेरिएबल है इंटीजर x इक्वल टू 0, फिर एक फंक्शन है f, क्या करता है, x को कर देता है रिटर्न। यानी कि इसके पास अपना कोई लोकल तो है नहीं x, तो यानी कि क्या करेगा, x कौन सा करेगा रिटर्न, ये वाला x लेगा, ठीक है। इसके बाद एक g नाम का मेथड है, इसके पास अपना एक लोकल वेरिएबल है इंटीजर x इक्वल टू 1 और रिटर्न f, ये चला जाता है वहाँ पे, ओके। मेन में देखते हैं क्या कर रहे हैं। मेन में इन लोगों ने क्या किया, एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं और g नाम का फंक्शन कॉल कर लिया, यानी बेटा कॉलिंग यहाँ पे हो गई। ये क्या करेगा, अपना एक लोकल बनाएगा वेरिएबल x, उसकी वैल्यू रखेगा 1 और फिर क्या बोलेगा, रिटर्न f, यानी कि f के पास चले जाओ। ये लीजिए इसने यहाँ भेज दिया, f के पास जाओगे तो ये क्या कह रहा है, रिटर्न x। तो कह रहे हैं कि अब x की वैल्यू क्या रिटर्न होगी। तो देखिए दो फंक्शन है, एक है f और एक g के पास अपना एक लोकल वेरिएबल है x, लेकिन आप देखो तो वो कहीं यूज़ में नहीं आया, प्रोसेस में नहीं आया। क्यों, क्योंकि ये जो g वाला मेथड है मैंने g को ही कॉल किया था, ठीक है। अगर ये अपना x यहाँ पे करता रिटर्न तो बेटा मुझको आंसर क्या मिल जाता, 1 मिल जाता। पर ऐसा हुआ नहीं, वो अपना वाला x कर ही नहीं रहा रिटर्न, वो क्या कर रहा है, कंट्रोल दे दे रहा है पहले वाले मेथड को f के पास।
एफ के पास जाओगे और वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिटर्न एक्स, तो ये यहाँ पे अपनी वैल्यू लेके आ जाएगा। पर ये जो एफ वाला मेथड है ये कौन से एक्स को एक्सेस करेगा, तो आप जानते हैं कि ये जो फंक्शन जी वाले मेथड के अंदर तो जाएगा नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ का एक लोकल वेरिएबल है और उसका जो स्कोप है वो खाली मेथड जी के अंदर तक केवल लिमिटेड है, उसको कोई और आउटसाइडर एक्सेस नहीं कर सकता। तो जब यहाँ पे आप कहोगे ना रिटर्न एक्स, तो ये कौन सा लेगा, एक्स जो टॉप के ऊपर यहाँ पे हुआ है डिक्लेयर, जो हमारा ग्लोबल था, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक्स मेरे पास दो यूज हुए हैं, एक है ग्लोबल, ठीक है, और एक एक्स यहाँ पे यूज हुआ है जो कि क्या है, लोकल, ठीक है। तो आपको पता है कि जो मेरा मेथड एफ है उसके स्कोप के अंदर कौन सा आ रहा है एक्स बेटा, जो हमारा बाहर ऊपर जो टॉप पे डिक्लेयर हुआ था जो ग्लोबल वाला था, है ना। तो यानी कि जब ये वापस आएगा तो यहाँ पे क्या लेके आएगा, एक्स 0 लेके आएगा और वही प्रिंट होगा। तो देखिए मेरा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे 0, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, सिंपल मेथड था, इसमें बस खाली वो आपसे आपका ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट कितना आपको क्लियर है वो केवल ये देखना चाहते हैं। तो सी के हिसाब से देखो तो बहुत ही इजी मेथड है। नंबर ऑफ बिट्स इन ALU, कह रहे हैं कि जो ALU में हमको कितनी बिट दी जाती हैं प्रोसेसिंग वगैरह के लिए, तो बेटा इसका जो आंसर है दैट आई थिंक कि 16 है, ठीक है। 2 बाइट हमें दी जाती हैं जहाँ पे आप अपनी सारी कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 14 पे आइए, स्मॉल लाइट वेट कंप्यूटर दैट इंक्लूड्स मॉनिटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, CD, स्टोरेज डिवाइसेज एंड अ पॉइंटिंग डिवाइस एज वन यूनिट दैट फोर्स फॉर इजी पोर्टेबिलिटी। करें एक छोटा सा मतलब एक छोटा सा कंप्यूटर होता है, उसमें तुम्हारे पास मॉनिटर भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, सारी इनपुट डिवाइसेस भी होती हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी होती है, ठीक है, और इसको फोल्ड भी कर सकते हैं, वो क्या बोलते हैं, तो बताइए पूरे पेपर की सबसे इजी क्वेरी यही है, क्या बोलेंगे हम लोग, लैपटॉप, ठीक है ना। क्योंकि ये तो आप सब जगह लेके नहीं घूम सकते, इसको आप सब जगह लेके तो नहीं घूम सकते, ठीक है। तो बेटा इसका जो आंसर है लैपटॉप है, कोई ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये देखिए बेटा फिर एक यहाँ पे क्वेरी इन्होंने सी की दे दी है, क्या दिया है पढ़ते हैं। एक मेन नाम का मेथड है, इंटीजर मेन, स्टैटिक इंटीजर i5 है, इफ माइनस माइनस आई देन मेन, ओके, और प्रिंटफ आई। तो यहां बेटा देखो जो चीज है समझने वाली, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये इतना इजी नहीं है, इसको मैं इजी की कैटेगरी में बिल्कुल नहीं रखूंगा, ठीक है। क्या देखने, एक मेन नाम का मेथड है और इसकी बॉडी में जब आप आते हो तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, अपने आप को ही कॉल कर रहा है। पहली बात तो ये, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं पता है ना सबको, रिकर्सन। यानी कि ये जो प्रॉब्लम है ये किस लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, रिकर्सन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज आप यहां पे अगर ध्यान दो तो एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि यहां पे देखिए जो इंटीजर आई जो दिया गया है उसका नेचर कैसा है, स्टैटिक, यानी कि ये बेटा मेमोरी में केवल एक बार डिक्लेयर होगा। यानी जो रिकर्सिव मेथड चलेगा ना वहाँ पे बार बार आई की वैल्यू 5 नहीं होगी, पहली बार में एक आई डिक्लेयर हो जाएगा और वही वैल्यू हर रिकर्सिव कॉल के अंदर आपकी मॉडिफाई होती जाएगी। तो आओ जरा जल्दी से इसको करके देखते हैं क्या होने वाला है। तो देखिए पहली कॉल हो गई मेन की, ये मेरा आई है, आई की वैल्यू कितनी है 5, यहीं से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू 5 है, अंदर आइए क्या चला, इफ माइनस माइनस आई, तो पहले आई को एक कम कर दो, तो ये देखिए आई की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। तो क्या हो गया, इफ 4, आपको याद है ना सी में क्या होता है, जो 0 अगर आया अंदर तब उसको फॉल्स मानते हैं, बाकी जितनी भी नॉन नेगेटिव वैल्यू है दे आर ट्रीटेड एज ट्रू, है ना। तो 4 क्या है बेटा, नॉन जीरो वैल्यू है तो इसको हम ट्रू मानेंगे। अंदर आ जाइए मेन, तो ये देखिए पहली कॉल हुई थी मेन की, ठीक है, और जैसे ही मेन के अंदर से आए तो मेन के अंदर आपको अपनी अब सेकंड कॉल मिल गई, ठीक है, सेकंड कॉल फिर से हो गई मेन की। तो यहीं से क्या होगा बेटा, कंट्रोल यहां जंप कर जाएगा फिर से।
अंदर आइए, स्टैटिक इंटीजर i इक्वल टू 5, अब नहीं, बस एक बार हो गया। इफ माइनस माइनस आई, तो देखिए ये भी क्या करेगा, i की वैल्यू 3 कर देगा और जाएगा अंदर, और i की वैल्यू अब 3 हो गई है, तो ये जो 3 को भी क्या मानेगा, नॉन जीरो। अंदर आइए मेन, तो ये फिर से अपने अंदर से मेन को कॉल कर लेगा। तो देखिए पहली कॉल में 4 थी, i की वैल्यू यहाँ 3 हो गई। अब इसने अपने अंदर से थर्ड कॉल की, यहाँ पे i की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये भी नॉन जीरो है। ये अपने अंदर से मेन को कॉल करेगा, ठीक है। और ये जो नंबर 4 वाला है, ये अपने अंदर क्या करेगा, i की वैल्यू कर लेगा 1, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़िए, ये अपने अंदर से कॉल करेगा, ठीक है, मेन को, ठीक है। लेकिन तुम यहाँ पे जैसे ही आओगे, इफ माइनस माइनस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और बस वो आपको अब इफ के अंदर एंट्री देगा ही नहीं, ठीक है। यहीं पे खेल खत्म, ठीक। तो अब बेटा क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो आई है, आई तुम्हारा माइनस होते होते कहाँ तक पहुँच चुका है, 0 तक, ठीक है। जब मेरी 5th कॉल होगी, रिकर्सिव कॉल, तो वहाँ पे मेन के अंदर आई की वैल्यू वो 0 कर देगा। अब यहाँ से मेरा कंट्रोल वापस लौटना शुरू होता है। पहले जाऊँगा मैं 4th कॉल के अंदर, तो देखो मेन वाली कॉल ओवर हो गई, 5th वाली आगे बढ़ेगा, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो देखो जब तुम यहाँ लौट के आओगे ना, तब तक देखो आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0। ध्यान रखो, हर मेथड के अंदर आई की अलग कॉपी नहीं बनी है, एक ही कॉपी थी। तो ये क्या करेगा बेटा, ये यहाँ पे 0 प्रिंट करेगा। फिर यह काम करके तुम यहाँ पे लौटोगे, यहाँ वाला भी मेन खत्म होगा, आगे बढ़ेगा, आई को कॉल करो, आई को प्रिंट करो, तो ये भी क्या करेगा, 0 ही प्रिंट करेगा। फिर और आगे बढ़ो, ये भी 0 प्रिंट करेगा। ये लौट के जाओ, ये भी 0 प्रिंट करेगा। तो यानी आपको चारों जगह बेटा 0 0 0। अच्छा, लाइन तो चेंज हो नहीं रही है, तो ये मेरा यहाँ पे आंसर बनेगा। 4 टाइम 0 हमको मॉनिटर पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इसी की में जो आंसर आया था रॉन्ग आया था, ठीक है, या हो सकता है कि कुछ रॉन्ग प्रिंट हो गया हो, पर वहाँ पे जो मैंने आंसर देखा था वो ये दिया था, सेगमेंटेशन फॉल्ट कोल डम्प्ड। पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेरी है, ठीक है। इसको आप अपने सिस्टम पे भी चला के देखिएगा, सेम कोड, और आपको यही आंसर मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए, ये थोड़ा सा एक ट्रिकी प्रॉब्लम थी पूरे पेपर में, मैं बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे पेपर में सबसे जो ट्रिकी प्रॉब्लम थी वो यही थी। बाकी और सारी क्वेरीज तो बहुत ही इजी मिली हैं हमें, ठीक है। नंबर 15 हो गया। अब आइए देखते हैं नंबर ओ। ये देखिए, ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेरी, डेटा रिप्रेजेंटेशन से जल्दी ऐसी क्वेरी हम कभी किसी पेपर में देखते नहीं हैं, ठीक है। CUET में ज़रूर मिली है 1-2 बार, लेकिन अगर हम यहाँ के स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो क्वेरी बहुत ही ज़बरदस्त दे दी है। हम लोग इस क्वेरी को क्यों देने के लिए पेपर में अवॉइड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कभी मॉक में जल्दी नहीं देता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये टाइम टेकिंग है, आपका टाइम बहुत जाता है, ठीक है। आपको प्रोसेस आती है, आई नो, लेकिन तब भी आप कितनी जल्दी करोगे, आप, मुझे पता है आपके 3-4 मिनट तो जाने वाले हैं, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो ये पूरी हम लोगों ने क्लास में इसके ऊपर बात की है कि कैसे किसी भी एक डेसिमल नंबर को IEEE स्टैंडर्ड 75 सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करना है। तो उन्होंने देखिए यहाँ पे एक नंबर दे दिया है 85.125, ठीक है। कहा है कि ये नंबर है, इसको करके दिखाओ रिप्रेजेंट। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले तो आपको IEEE फॉर्मेट का जो है क्या पता होना चाहिए, मेमोरी की जो इसका जो मेमोरी डिवीज़न है वो कैसे होता है। तो आपको याद है मैंने क्या बताया है कि भाई इसकी जो मेमोरी डिवीज़न है ये आपका 3 पार्ट में होता है, याद है। पहला पार्ट क्या होता है, साइन बिट, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या होता है आपका, एक्सपोनेंट, और थर्ड पार्ट क्या होता है, मैंटीसा, है ना। तो ये 3 पार्ट हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इनका जो है, और ये कितने बिट की होती है, 32 बिट की, है ना। तो इनका साइज भी पता होना चाहिए। साइन बिट क्या होता है, 1 बिट का। एक्सपोनेंट कितने बिट का होता है, 8 बिट का, ठीक है। और फिर बाकी क्या बचा आपके पास, मैंटीसा बचा, है ना। तो जो 32 में 9 माइनस कर दीजिए, क्या बचा, 23 बिट यहाँ पे बचा, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए हमको यहाँ पे जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इसका जो वैल्यू को नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, है ना। नॉर्मलाइजेशन का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहले जो जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए वो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता था बेटा, 1.n
इंटू 2^-127 कि मुझे अपने नंबर को इस फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ये जो पार्ट है मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, ई क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सपोनेंट, एन क्या है मेरा, मैंटीसा है, और जो साइन बिट है वो आपको पता है ना, पॉजिटिव के लिए 0, निगेटिव के लिए 1। तो मेरा नंबर जो दिया है 85.125, यानी पहली चीज तो सेट है कि जो स्टार्टिंग होगी वो 0 से होगी। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, और देखिए कोई वैल्यू रिपीट तो नहीं हो रही है। एक्सपोनेंट हमें कैलकुलेट करना है, और बाकी मैं देख रहा हूँ जो मैंटीसा तो सब में सेम दे रखा है। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लॉजिक लगाएं तो एक चीज़ मुझको देखने को मिल रही है कि मुझे मैंटीसा तो निकालना ही नहीं है। ठीक है ना, मुझे जो वैल्यूज देखे सब सेम है ना, यानी कि जो मेरा थर्ड वाला पार्ट है वो तो सेट है। नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो ये वाला तो वैसे ही आउट हो गया। ठीक है, तो मुझे यानी बस खाली जो पोर्शन सॉल्व करना है, ABC में कोई एक आंसर होगा, और बस बेटा मुझे जो कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है, एक्सपोनेंट वाला पार्ट। ठीक है, तो ये तो हम लोग खाली क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्सपोनेंट कैलकुलेट करेंगे, यानी ई को कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखते हैं ई कैसे निकल के आता है। तो ई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा पहले आपको, अब देखिए अपने पूरे नंबर को मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 85 एंड 0.125। तो मैं जल्दी से पहले 85 को यहाँ पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे कैलकुलेटर तो होगा नहीं, तो अपने आप ही करना पड़ेगा। तो ये देखिए बेटा, मेरा जो आंसर आया है 85 का, वो कितना आ गया है देख लीजिए, 10101001, और फिर क्या दे रखा है 0.125, ये कितना होता है 001। तो ठीक है बेटा, तो ये देखिए जो 85.125 का, अब आप अगर देखो तो जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो ये आया है मेरे सामने। ठीक है, 10101001.001। ठीक है, बस मैं खाली यहाँ पे थोड़ा सा काम करूँगा, अभी बस मुझे ई मिल जाएगा। तो अब क्या करना है आपको, अपने नंबर को बेटा नॉर्मलाइज करना है। कैसे करते हैं कि देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपको सिखाया गया है कि भाई देखिए जो पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ से लेके आप शिफ्ट कर दोगे कि ये क्या बन जाए, 1 पॉइंट, है ना, यानी कि बस पॉइंट के लेफ्ट में केवल एक 1 होना चाहिए। देखिए मैंने कितनी प्लेस शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि मेरी जो नई वैल्यू बनी वो क्या बनी, मैं इसको लिख देता हूं, ये बनी 1.010100101 और फिर 001। ठीक है, इनटू 2 की पावर, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, 2 की पावर 6 मैंने प्लेसेस शिफ्ट की हैं, 2 की पावर 6 शिफ्ट की है। ठीक है, तो ये बेटा मेरा यहाँ पे आंसर आया है। और अब इसमें अभी देखिए काम खत्म नहीं हुआ है, आपको पता है ना। देखिए ये मेरा पार्ट जो है ये क्या बन गया, मैंटीसा, जो यहाँ पे आएगा। तो ये तो पहले ही मैंने बता दिया था कि ये देखिए ये तो सब जगह सेम है, और देखिए बिल्कुल मेरे आंसर से मैच कर रहा है। देखिए 0.01010101, पर ये तो मैं पहले से ही पता है, ये हमें कैलकुलेट भी नहीं करना है, पर हमें जहाँ तक पहुँचना है वहाँ जाने के लिए ये तो आना ही आना था रास्ते में। तो खैर ये तो वैल्यू आपकी सेम टू सेम यहाँ पे फिल हो जाएगी, और फिर बाद में आपको पता है ना सारे 000 फिल कर दिए जाते हैं। तो ये तो हो गया मेरा मैंटीसा, तो ये तो क्लियर है। मेन कहानी किसकी फंसी हुई है पता है ना आपको, मुझे ई की वैल्यू चाहिए। तो देखो जब हम नॉर्मलाइज करते हैं तो यहाँ पे जो बायस वैल्यू लिखी गई है -127, तो 2 e -127, और वो मेरा किसके बराबर आया है, 6 के बराबर। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, e -127 इज इक्वल टू 6, यानी कि e की वैल्यू कितनी हो गई, अब आप ऐड कर लो, 127 + 6 दैट इज इक्वल टू 133। ठीक है, तो बस मेरा काम हो गया। 133 को क्या करिए बेटा, बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए। चलिए फिर हमें एक बार काम करना पड़ेगा। ठीक है,
तो देखिए ये बेटा मेरा आंसर आया है कितना, 10,101। ठीक है, ये देखिए 1 4 टाइम 0 101, ये आया है 133 का बाइनरी एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे देखिए कोई ऐसा है क्या, 10,101, यस। तो देखिए मेरा जो ऑप्शन ए यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए मैंने पूरी प्रोसेस बताई है और देखा आपने टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं अगर ये वाली क्वेरी बेटा मैं क्लास में भी सारे बच्चों से बोलता हूँ कि कभी अगर आ जाए छोड़ दीजिएगा, बाद में करिएगा। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि ट्राई मत करिएगा, करिएगा। आपको मुझे पता है आती है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, याद है, लेकिन मैंने क्या बोला, टाइम टेकिंग है ना। आप कितनी भी जल्दी करोगे आपको देखो मतलब 2 से 3 मिनट लगने वाले हैं। मुझे और ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगता है जब मैं बोलता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे हर एक चीज़ बतानी पड़ती है, प्रोसेस समझानी पड़ती है, ये फॉर्मूले लिखने पड़ते हैं। अब अगर मेरे सामने अगर ये पेपर में आ जाए तो मैं ये सारी चीज़ें थोड़ी करूँगा, तब तो मैं सीधे सॉल्व करूँगा, क्योंकि ये फॉर्मूले तो मेरे माइंड में चल रहे होंगे। ठीक है, मैं ये यहाँ पे जो मैंने ये बनाई है फिगर वो थोड़ी बनाऊँगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन मुझे पता है कि मैं कितनी भी जल्दी करूँगा, लेकिन मुझको भी बेटा 2 मिनट से तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा, है ना। तो इसको बात के लिए रखिए, अगर टाइम बच जाए तो ट्राई करिए, वरना छोड़ दीजिए। ठीक है, बात के लिए रखिए, पहले मत करिए कि मेरे सामने आ गई तो मुझे करना है। ठीक है, अगली क्वेरी भी बहुत ईजी है, वैसे तो टफ है ना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मतलब जो है ईजी है, टफ क्यों है, अगर आपको याद है। क्यों? क्योंकि हम तो क्लास में बहुत बार बताते हैं। हम लोग जब भी कोई प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन पेपर करते हैं तो ये क्वेरी हमें मिलती है। हम चाहे नीमसेट का पेपर उठाएं, CUET का पेपर पिक करें, तो एक तो ऐसी क्वेरी आती है ना, जहाँ पे वो क्या पूछते हैं आपसे कि आप ये बताओ कि व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेंज ऑफ द नंबर यूजिंग 12 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कि वो आपको वो नंबर ऑफ बताते हैं बिट और बताते हैं बताओ कि कौन सी हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट हो सकती है। क्वेरी भी बड़े अलग अलग फॉर्म में आती। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला है बस खाली आपको वो याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, -2 की पावर n-1। ठीक है, 2 ये आपकी क्या है, लोवेस्ट वैल्यू, 2 पॉजिटिव में 2 रेज़ टू द पावर n-1 ठीक है ना, ये हमारी होती है लोवेस्ट वैल्यू। कि 2 पे क्या करेंगे, n-1। यहाँ पे n की वैल्यू बेटा क्या दे रखी है, 12 दे रखी है। तो यानी आपका क्या हो जाएगा, -2 की पावर 11 से लेके +2 की पावर 11 -1, ये मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में चेक करिए। ये लीजिए, मुझे लग रहा है पहला ही आंसर है। ठीक है ना, पहला ही आंसर मैच कर गया, मुझे और आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, 2 की पावर n-1 होता है तो 12 तो हो ही नहीं सकता, -2 होता ही नहीं है। ठीक है, -1, ये -1 इधर होता है पॉजिटिव साइड में, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, तो बेटा ये फॉर्मूला बड़े काम का है। इस फॉर्मूले को अगर कॉपी पेन हो तो ध्यान से कहीं नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट के नाम से। ठीक है, बहुत सारी आपको हर पेपर में क्वेरी दिखेंगे। 2024 का पेपर कोई भी पिक करिए, ज़्यादातर पेपर में देखेंगे इस फॉर्मूले पे क्वेरी आई हुई है। चलिए अगली क्वेरी देखते हैं। अगली क्वेरी में क्या बोला इन्होंने, फाइंड द इक्विवेलेंट ऑक्टल फ्रॉम C1 एट द बेस ऑफ 16। तो एक हेक्सा नंबर दे दिया है C1 और कहा है कि बताइए इसका ऑक्टल क्या होगा। तो फिर वही कहानी, अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच में गए तो आपको पता है लंबी कहानी है, कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। पहले अपने नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करिए, 10 के बेस पे ले जाइए, जब आंसर आ जाएगा फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करिएगा, 8 से डिवाइड करिएगा। तो वो तो एक प्रोसेस है, टाइम है तो करिए, वरना फिर मैंने क्या है, मैंने आपसे बार बार बोला कि ऐसी जब भी ऑक्टल, हेक्सा, बाइनरी इनके बीच में जब भी कन्वर्जन आए तो बेटा टेबल का ध्यान रखिएगा। ठीक है, टेबल पे काम करिए। हम ये सब नहीं करेंगे, हम अपनी टेबल के ऊपर, मैंने कहा था कि जल्दी से एक टेबल बना के रखेंगे। अगर आप जब पेपर रीड करते हैं और आप देखते हैं कि 2-3 क्वेरीज ऐसी हैं तो आपका टाइम सेव होगा। और टेबल 1 मिनट के अंदर बननी चाहिए। टेबल कैसे बनती है वो हमने क्लास में बताया है। तो मेन प्रोसेस क्या है वो मैं बताता हूँ। देखिए आपको C और 1 ये दो कैसी हैं, हेक्सा टाइप की हैं डिजिट। तो आपको क्या करना है, इनके बाइनरी इक्विवेलेंट लिख लेने हैं। तो देखिए, और आपको याद है ना, हेक्सा के जो बाइनरी होते हैं उनकी क्या लेंथ होती है, 4 बिट। तो बेटा 4 बिट में C और 1 ये जो दो हेक्सा डिजिट हैं इनका
बाइनरी इक्विवेलेंट नोट करिए। सबसे पहले देखिए सी क्या होता है, सी क्या होता है 12, तो 12 का जो बाइनरी होगा क्या होगा 1100, और अगला क्या है 1 का तो बहुत ही ईजी है 000 और 1, तो ये आ गया। अब क्या करना है, इसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या बताया गया है, 3-3 के बनाइए ग्रुप, 3-3 के, ठीक है, 3-3 जो बाइनरी वैल्यूज हैं इनके यहाँ पे बना लीजिए ग्रुप। अरे सबसे लेफ्ट वाले में क्या देख रहे हैं, एक कम पड़ रहा है तो 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है, और बस ये आ गया 3 ग्रुप। इनका क्या करेंगे आप, ऑक्टल या डेसिमल इक्विवेलेंट दोनों सेम ही होते हैं, नोट कर लीजिए। 001 1 होता है, 000 0 होता है, 0113 होता है। मेरा आंसर कितना आ गया 301। तो आपको ये काम मैंने क्या बोला सेकेंड्स में करना है। 301 ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेरी है, आराम से हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, located inside the system unit a circuit board where the computer memory, power supply, the processor and other vital electronic parts are housed। कहने को जो कंप्यूटर का जो बॉक्स होता है उसके अंदर जाओगे ना, जब CPU बॉक्स जो होता है उसके अंदर कहते हैं एक बड़ा मतलब जो है एक सर्किट बोर्ड होता है, बोले एक बड़ा सा बोर्ड होता है जिसके ऊपर सब चीज़ें लगी रहती हैं, तुम्हारी हार्ड डिस्क भी लगी रहती है, ठीक है ना, कंप्यूटर की मेमोरी यानी हार्ड डिस्क, रैम एम सब, पूरा प्रोसेसर भी लगा रहता है, सब कुछ उसी बोर्ड के ऊपर हम लोग असेंबल करते हैं। तो कह रहे हैं उस बोर्ड का नाम क्या है, बस उसका नाम बता दीजिए। तो सबको पता है, आई होप सब लोग जब 4 ऑप्शन पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी का दिमाग कहीं और जाएगा। एक ही चीज़ होती है क्या, मदरबोर्ड, है ना। तो बस ये मेरा आंसर है, आंख बंद करके इसके ऊपर टिक करिए। लास्ट क्वेरी गुड, ये भी पूरी थियोटिकल है, ठीक है। क्या है क्वेरी जरा देखते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेरी में क्या पूछा है इन्होंने कि द एड्रेस ऑफ अ पेज टेबल इन मेमोरी इज पॉइंटेड बाय, गुड, ठीक है। देखिए ये क्वेरी मैंने क्या बोला, ये क्वेरी आपकी कहाँ से है, ऑपरेटिंग सिस्टम, टॉपिक जो है आपका जो है ओएस, सिंपल लिख देता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका टॉपिक होगा। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कहाँ पे आपको ये जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है, जब हम लोग क्या पढ़ते हैं, पेजिंग पढ़ते हैं, ठीक है। पेजिंग कहाँ पे पढ़ते हो, जब हम लोग पढ़ते हैं नॉन कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन, है ना। जब हम लोग को सिखाया जाता है, हमारे टीचर सिखाते हैं नॉन कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन। तो ये मैंने आपको सब बता दिया इसके बारे में कि अगर आपको इसके बारे में जानना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जाइए, नॉन कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन में जाइए, वहाँ पेजिंग जाएंगे। तो पेजिंग में हमें क्या चीज़ बताई जाती है कि भाई पूरी हमारी जो हार्ड डिस्क है वो अलग अलग पेज में डिवाइड होती है, यही सारे पेज मेरी मेन मेमोरी यानी कि रैम में फ्रेम के फॉर्म में लोड किए जाते हैं। और ये जो फ्रेम भी, इन फ्रेम की भी क्या बनती है, एक इंडेक्स बनती है, और वो कहाँ बनती है, पेज टेबल में। और CPU पेज, और ये जो पेज टेबल होती है ये कहाँ होती है, ये भी रैम के ही अंदर होती है, समझ गए। यानी आपको रैम के अंदर 2 बार जाना पड़ता है अगर कोई डेटा आपको हार्ड डिस्क से पिक करना है। पहले पेज टेबल में जाओ, पेज टेबल आपको बताएगा मेरा फ्रेम कहाँ पर है रैम में, तो फिर रैम पे जाओगे, वहाँ फ्रेम मिलेगा, फिर फ्रेम से डेटा आप पिक करोगे, यानी 2 बार रैम में जाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन भैया मुझे किस फ्रेम पे जाना है, उस फ्रेम में जाने के लिए मुझे पेज टेबल पे जाना पड़ेगा, और पेज टेबल भी रैम में स्टोर है, मैंने क्या बोला। तो बेटा कहानी बड़ी अजीबोगरीब है, ठीक है ना। यानी कि ये जो रैम है, रैम के पास बहुत सारे फ्रेम्स हैं, ठीक है। इन सारे फ्रेम्स की एक पेज टेबल बनी हुई है, ठीक है, जहाँ पे और ये जो पेज टेबल भी रैम के अंदर स्टोर है, इस पेज टेबल का पता कौन बताएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए भी मेरे पास एक स्पेशल मेमोरी होती है, और वहाँ पे ये चीज़, इसका नाम सिखाया जाता है, ठीक है। शॉर्ट में लिखते हैं इसको हम लोग PTBS, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों ने बेटा फुल फॉर्म दे दी है, पर वहाँ पे हम लोग जब पढ़ाते हैं या बात करते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में नाम लेते हैं PTBS, जिसका काम ही क्या होता है कि पेज टेबल का, ठीक है, यानी जहाँ पे भी मेरी पेज टेबल है वो किस मेमोरी एड्रेस पर है,
रैम में किस फ्रेम में स्टोर है वहाँ की तरफ पॉइंट करती है, हमें बता देती है कि बेटा यहाँ पे तुम्हारा फ्रेम का इंडेक्स स्टोर है। ठीक है, तो ये बात हम लोग जब पूरी बात करते हैं, हम लोग जब ये टॉपिक पढ़ते हैं, तो अगर आपने ये बातें पढ़ी हुई हैं, ये नाम आपके सामने आया हुआ है, तब तो आपके लिए ये क्वेरी बहुत ही ईजी है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, वरना बाकी लोग तो यहाँ पे टिक करने वाले हैं, ठीक है ना, और पता नहीं कहाँ कहाँ टिक करने वाले हैं। लेकिन जो एक्यूरेट आंसर है, जो सही आंसर है, दैट इज PTBS, ठीक है ना, PTBR है, सॉरी मैं PTBS मैंने लिख दिया, PTBR, ठीक। अच्छा, तो यहीं पे पेपर एंड हो गया, ओके, और जो हमने सारी क्वेरी सॉल्व कर ली। ओके बेटा, तो ये मैंने देखिए 2024 का पेपर आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है। इसमें देखिए जो क्वेरीज का जो लेवल है, अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे ना बेटा, तो थोड़ा सा हायर हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने अपना स्टैंडर्ड ऊपर किया है। लेकिन अगर आप इनके प्रीवियस ईयर के पेपर देखो 2022, 2023, तो उनमें तो आप क्या देखोगे कि वो लोग क्या पूछ रहे हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, मतलब वहाँ तो बहुत ही इजी क्वेरी हैं, ठीक है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी उन पे काम कर रखा हो और पूरा पेपर देखिएगा 2022, 2023, मैं भी उसकी वीडियो यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ, आप उनको चेक करिएगा, पहले खुद एक बार ज़रा निकाल के देखिए कि वहाँ पे क्वेरीज कैसी आई हैं। तो बहुत ही इजी सिलेबस है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि अगर आप एक अच्छी प्रिपरेशन करते हो तो आपके लिए महासेट क्रैक करना सबसे ईजी जॉब है। कंप्यूटर में तो सबसे ईजी पार्ट आपका यहीं पे ही मिलता है, ठीक है। बाकी आप कोई और भी एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई मिलेगा आपको, ठीक है। पर यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि जो है देखे तो जो वाले पेपर में तब भी देखिए एक दो क्वेरीज उन्होंने थोड़ी सी दी हैं, जैसे C का प्रोग्राम था, ठीक है। फिर अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या देखा, जो उन्होंने एक नंबर को जो है IEEE में कहा कि कैसे रिप्रेजेंट करोगे ना, तो ये नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि अब लेवल थोड़ा सा हाई हुआ है, लेकिन ईजी है। टाइम टेकिंग क्वेरीज थी, लेकिन जो है लेवल इतना जो है टफ नहीं था कि आप कर ना पाएँ। तो मार्कसेट के लिए जब आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आई होप कि बहुत ही ईजिली सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्लास में हम लोग सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं, क्लासेस रेगुलर ज्वाइन करें, ठीक है। और बाकी जो आपके पास ऐप अवेलेबल है, ठीक है, वहाँ पे आप अपनी सारी क्वेरीज़ को यहाँ पे जो है आराम से चेक कर सकते हैं, क्योंकि सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं आपके पास, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर हम लोग अपने अगले वीडियो पे, और वहाँ पे मार्कसेट के और जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।